एक अधिकारी से लेकर के राजनीति का सफर तय करने वाले चर्चित चेहरे राजेश्वर सिंह हमारे साथ हैं। राजेश्वर सिंह इस समय लखनऊ के सरोजिनी नगर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और पहले ईडी के एक बड़े अधिकारी भी हुआ करते थे। कितना सफर किस तरीके से रहा वो जानेंगे। सर, पहले आप एक बड़े अधिकारी थे ईडी से और आपने उस चैलेंज को भी स्वीकार किया और आज आप जनता के सेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक है सरोजिनी नगर से। जो ये सफर रहा वो किस तरीके से आपने तय किया? नहीं, ये सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। प्रभु की बहुत अच्छी कृपा रही मेरे ऊपर कि जनता ने मुझे स्वीकार किया और लगभग 60,000 वोटों से मैं 18 दिन के अंदर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र था। नौकरी बहुत अच्छे से करी, लगभग 23 वर्ष मैंने नौकरी करी, जिसमें लगभग 14 साल में ईडी में रहा, 10 साल 9 साल के करीब में पुलिस की मैंने नौकरी करी। बहुत ही सेटिस्फाइंग नौकरी थी, पुलिस की बहुत अच्छी नौकरी थी। प्रेसिडेंट का गैलेंट्री मेडल मिला मुझको। बहुत इनकाउंटर्स किए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करी, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी। ईडी में था तो ईडी में हज़ारों करोड़ की संपत्ति भ्रष्ट लोगों की जब्त करी, वहाँ पे भी बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी। बहुत ही सेटिस्फाइंग था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मेरी बहुत मदद करी जब लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। तो उन चूँकि स्टेटस रिपोर्ट्स में देता था, लगातार उच्चतम न्यायालय जाता रहता था, तो उन्होंने बहुत मदद करी। वो जानते थे उनका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किस कैरेक्टर का है, इस कारण मैं बड़ी जांचें कर पाया और बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाया। सर, अगर हम बात करें राजनीति के सफ़र की, तो आप पहले पुलिस अधिकारी थे, फिर इसके बाद आप ईडी के भी अधिकारी थे। एक अधिकारी से लेकर के राजनीति के सफ़र में एक डर तो रहता है कि हम पहले जांच करते थे। कई आपने जो है राजनीतिक पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच की है, कई ऐसी जांचें हैं जो बहुत विवादित भी रही हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी आपने सूचनाएं दी कि हम जांच कैसे करें क्योंकि जांच प्रभावित हो रही है। तो इन सब चीज़ों में एक राजनीति का कैरियर चुनना, जनता का समर्थन लेना कितना टफ था? नहीं, जनता के बीच आप जाइए, यदि आप साफ हैं तो जनता आपको एक्सेप्ट करती है। और कोई भी चीज़, मेरा मानना है, जनता से छुपी नहीं रहती है। आपकी आदमी सोचता है मैं कोई चीज़ छिपा लूँगा, अपने नेचर को छिपा लूँगा या अपने कार्य को छिपा लूँगा, ऐसा नहीं होता। जनता को सारी चीज़ें पता रहती हैं, आपकी हिस्ट्री, आपकी बायोग्राफी सब मालूम रहती है। तो जनता के बीच वही जा सकता है जो आदमी साफ होता है। तो मैंने नौकरी को छोड़ के फिर जनता के बीच गया और जनता का इतना अपार समर्थन मिला, जिसके लिए जनता का बहुत आभारी हूँ। जनता के लिए बहुत कार्य कर रहा हूँ। सर, इस समय आप राजनीति में हैं, लेकिन आपने एक वो फेस भी देखा है जिसको लगातार, आज की अगर हम समय की बात करें तो लगातार विपक्षी जो दल हैं वो निशाना बनाते हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार जो है, जो जांच एजेंसियां हैं, आप ईडी के बड़े अधिकारी थे और ख़ास करके ईडी का ही नाम आता है कि ईडी जो है वो सरकार की एक एजेंसी के रूप में काम कर रही है और उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है जो विपक्ष में है। तो आपको क्या लगता है कि इस ईडी जैसे सिस्टम पर, ईडी जैसी संस्था पर क्या सरकार दबाव बनाती है? क्या इसके पहले सरकार दबाव बनाती थी? नहीं, देखिए, ये एजेंसियां सब इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं। पहले एजेंसी दूसरी सरकार थी, उसके अंडर भी काम करती थी, तब भी ये आरोप लगते रहते थे, अभी भी ये आरोप लग रहे हैं। जो अपोजिशन में रहता है, जिसकी जांच होती है, वो ये आरोप लगाता है। अब ईडी कोई भी काम करती है। मैं लगभग 2007 में आया, 22 में निकला, 15 साल 14 साल में ईडी में था। कोई भी हम ईडी में काम करते हैं, किसी को हम समन इशू करते हैं तो वो न्यायालय जाता है, कोर्ट में चैलेंज करता है। सर्च करते हैं, सर्चेस चैलेंज होती हैं। अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट चैलेंज होती हैं। प्रॉपर्टी अटैच करते हैं, वो भी हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा कोर्ट्स का नज़र रहती है। फिर हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उसको, ईडी को मॉनिटर करता है, रेवेन्यू सेक्रेटरी ईडी को मॉनिटर। तो इट्स ए हाईली मॉनिटर्ड एजेंसी। ये आरोप लगाना कि एक पक्षीय जाँच कर रही है, ये गलत है। सर, जिस पार्टी से आप विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और जहाँ जहाँ पर सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, चाहे हम इसके पहले यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े लीडर्स से जो पूछताछ ईडी ने की, उसके बाद ये लगातार आंदोलन भी इन लोगों ने किया, सड़कों पर भी उतरे और लगातार इन लोगों का आरोप रहता है कि ईडी जो है वो सरकार के साथ एक एजेंसी के रूप में काम करी और चुनाव के पहले ही वो एक्टिव होती है। आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, आप अधिकारी हैं तो आपको उस विभाग के बारे में और राजनीति के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में पता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो सही है
या गलत है? क्योंकि ईडी के ऊपर और जो अपनी जांच एजेंसियां उस पर जनता बहुत भरोसा करती है और जनता इन सब चीज़ों को वॉच करती है, देखती है कि किसके ऊपर कौन भ्रष्ट है, तो उनके सामने भी जो है जांच एजेंसियों की इमेज जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जो आज चीज़ें हो रही हैं कितना सच है कितना झूठ है? देखिए, जनता भरोसा करती है, तभी देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आई। 2022 में देखिए यूपी में कितना बहुमत आया, आप देखिए पिछली लोकसभा में कितना बहुमत आया। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुरुपयोग नहीं करती है पद का। अब किसी ने भ्रष्टाचार किया है, माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यदि जांच दी है और जांच को मॉनिटर कर रहा है न्यायालय, तो फिर वो जांच होगी, वो जांच चलेगी और उस जांच का परिणाम सामने आएगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि ईडी का हर कदम न्यायालय की परिधि में रहता है, कानून की परिधि में रहता है। कोई भी काम ईडी करती है उसको मालूम है कि अगर गलत करेगी तो कोर्ट में उसको जाना पड़ेगा, कोर्ट में म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। इसलिए ईडी जल्दी गलत काम कोई नहीं करती है। मेरा मानना है आरोप जिनको लगाना है आरोप लगाते रहेंगे। और ईडी ने जब आपको अरेस्ट किया है, किसी भ्रष्टाचारी को अरेस्ट किया है, किसी गलत, तो उसके पास पूरा न्यायालय के रास्ते खुले रहते हैं। न्यायालय से भी लोगों को रिलीफ क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है, वो गलत किया है और ईडी ने साक्ष्य के आधार पर कार्य किया है। आरोप ये भी लगते हैं सर, दिल्ली में इस समय आप पार्टी की सरकार है, यहाँ के तो जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया वो भी ईडी के दायरे में है, मतलब जांच एजेंसियां कई जांच कर भी रही हैं। तो ये भी लगता है कि ये एक ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स है। आप एक पॉलिटिशियन हैं, आपसे अब ये सवाल किया भी जा सकता है, तो क्या ये एक ब्लैकमेलिंग का एक तरीके का जरिया होता है क्या? बिल्कुल गलत है। आप देखिए कितना बड़ा लिकर स्कैम हुआ, भ्रष्टाचारी जेल गए, क्या जेल से जमानत हुई उनकी? कितने दिन से सत्येंद्र जैन जेल में है, क्या वो सारे न्यायालयों के दरवाजे नहीं? जब आपके खिलाफ साक्ष्य हैं, आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको जेल जाना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग, किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार की राजनीति का कोई मतलब नहीं है। सर एक छोटा सा और सवाल कि जो जांच एजेंसियां जब जांच करती हैं तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। अभी अगर हम बात करें एक प्रदेश में इस तरीके की चीज़ें हुई थी कि जिस तरीके से चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या जो बड़े अधिकारी हैं, वो अगर जांच एजेंसियां उनके ऊपर छापा मारती है तो उनका पब्लिक डोमेन में कोई भी मीडिया या किसी भी तरीके की संस्था उनका नाम जो है जाहिर ना करे। लेकिन खैर वो वापस लेना पड़ा वहाँ की सरकार को। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे मतलब क्या कारण हो सकता है? नहीं, जांच एजेंसियों को, मेरा मानना है, मैं इतने साल जांच एजेंसियों में रहा हूँ, इनको अपनी जांच को जल्दी पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए, पब्लिक नहीं करना चाहिए। जो आपके पास साक्ष्य हैं, साक्ष्य के आधार पे आपको कार्य करना चाहिए। पब्लिक डोमेन में जांच के दौरान चीज़ों को नहीं जाना चाहिए। सर आपने कई सरकारें देखी हैं, अगर आपके हम पूरे करियर की बात करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। जब आप कई चीज़ों में जांच कर रहे थे उसमें आपको काफ़ी चैलेंज का देखना भी पड़ा, आपको सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा। और फिर इसके बाद और कई बड़े नेता, ऐसे बड़े नेता जो मिनटों में जो है जो अधिकारी हैं उनका ट्रांसफ़र करा देते थे, उनको सस्पेंड करा देते थे। तो कितना चैलेंज आपने, आपकी लाइफ में सबसे टफेस्ट टाइम क्या था और उस समय का समय और आज का समय एक अधिकारी के लिए काम करना में कितनी सहजता है? नहीं, आज का समय तो मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश में और देश में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। दोनों जगह जो नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों ही बहुत ईमानदार हैं। सरकार बिल्कुल नियम कानून से चल रही है और अधिकारी बिल्कुल नियम कानून से कार्य कर रहे हैं। पहले की सरकारें रहीं, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, चाहे 2G की जांच हो, चाहे कोलगेट की जांच हो, FIRें दर्ज कराई, कोर्ट ने दर्ज कराई, कोर्ट ने केसेस को मॉनिटर किया। उसके बाद क्या परिणाम हुआ सब जानते हैं कि सारे लोग जेल गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच हुई। उस टाइम भ्रष्टाचार था, उसी कारण न्यायालय को आना पड़ा और न्यायालय ने एजेंसियों की सारी जाँचों को मॉनिटर किया। उस टाइम ज़रूर दिक्कत थी, न्यायालय मॉनिटर करता था, एजेंसियां जांच करती थी, मीडिया का भी प्रेशर रहता था, जनता का भी अपेक्षाएं रहती थी जांच सही से हो। तो जांच सही से की गई जिसका परिणाम है, जनता ने देखा जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आज वो पार्टियां राजनीतिक पटल से गायब हो गई हैं। सर बड़ा राजनीतिक जो दल है या बड़े राजनीतिक हैं जिनके खिलाफ जांच के सबूत मिलते हैं, क्या वो जांच को प्रभावित करते थे पहले या माने उनकी क्षमता होती है कि जांच को प्रभावित कर सके?
नहीं, वो हर तरह से जिसकी जांच हो रही हर तरह से करता है। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को परेशान करेगा, उसके खिलाफ आरोप लगाएगा, एजेंसियों के खिलाफ आरोप लगाएगा, एजेंसी के जो हेड्स हैं उनके खिलाफ आरोप लगाएगा, न्यायालय में बिना बात के लिटिगेशन करेगा हर चीज़ पे। जैसा मैंने आपको कहा, आपने सम्मन दिया तो सम्मन हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, पहले सिंगल बेंच में, फिर डिवीजन बेंच में। फिर आपने जब सर्च करी उनके यहाँ तो आपकी सर्च को भी चैलेंज किया, आपको वहाँ पे भी न्यायालय में जवाब देना है। फिर आपने किसी को अरेस्ट किया तो खैर उसका अधिकार है जाने का, तो ट्रायल कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। एजेंसी में इतनी मैन पावर नहीं होती कि एजेंसी उसी में उलझी रह जाती है। तो जांच प्रभावित जरूर होती है, जांच की गति प्रभावित होती है। अच्छा सर, एक चीज़ और, कई ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ईडी को बैन करके रखा है कि मतलब जो है राज्य में कोई काम ना, मतलब आ ना सके, इस तरीके की भी चीज़ें सामने आती हैं। नहीं, ईडी को बैन नहीं कर सकते हैं। सीबीआई का इन लोगों ने, कुछ स्टेट्स ने विड्रॉ किया है, कंसेंट विड्रॉ कर रखी है। ईडी की कंसेंट विड्रॉ नहीं हो सकती। यदि प्रेडिकेट ऑफेंस हुआ, यदि ईडी के शेड्यूल का कोई ऑफेंस हुआ है तो उस जांच की फाइनेंशियल एंगल को ईडी स्वतः कॉग्निजेंस लेके उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सर, आप एक अधिकारी, फिर एक सफल पॉलिटिशियन, ठीक है, विधायक हैं आप, और आप एक अच्छे वकील भी हैं। तो ये एक लाइफ में इतने सारे प्रोफेशन, सारी जिंदगी का मतलब अभी और कितने बदलाव बचे हैं? नहीं नहीं, बहुत कृपा है प्रभु की कि इतना जो मैं चाहता था, पुलिस की नौकरी करना चाहता था, क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस में थे, बहुत ही सक्षम अधिकारी थे, बहुत ही सफल अधिकारी थे, बहुत ही डेकोरेटेड पुलिस अफसर थे जिनको लॉन्ग एंड मेरिटोरियस सर्विसेज मेडल, डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज मेडल, गैलेंट्री मेडल मिला। तो मैं पुलिस जाना चाहता था, पुलिस में मुझे अवसर मिला, मैं पुलिस में सेलेक्ट हुआ। 10 साल लगभग मैंने पुलिस की नौकरी करी। और ये मेरा लगता है कुछ ही ऐसे परिवार हैं जहाँ पिता को भी राष्ट्रपति का वीरता पदक मिला और बेटे पुत्र को भी, मुझको भी राष्ट्रपति का वीरता पदक मिला। उसके बाद मुझको ईडी में जाने का अवसर मिला। ईडी ने मेरे कार्य को देख के से मुझको सेलेक्ट किया। ईडी का कार्यकाल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, बहुत अच्छे केसेस पे कार्य करने को मिला। हज़ारों करोड़ की, लगभग 4-5 हज़ार करोड़ की संपत्ति मैंने स्वयं जब्त करी, भ्रष्टाचारियों की और गलत कंपनियों की। उसके बाद राजनीति में आना। राजनीति तो मेरा मानना है राष्ट्र निर्माण का कार्य है और हर व्यक्ति को आना चाहिए। हर व्यक्ति को जब मौका रहे, जब आप सक्षम हो, तो आपको राजनीति में आना चाहिए, राष्ट्र निर्माण का कार्य करना चाहिए। गरीबों की सेवा कर रहा हूँ विभिन्न प्रकार के। इस टाइम राजनीति में बहुत अच्छे कार्य चल रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफरेंट सिलाई के सेंटर्स खुलवा रहा हूँ, उनकी ट्रेनिंग करा रहा हूँ। बच्चों के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें झूले लगवा रहा हूँ, बच्चों की फैसिलिटीज़ बढ़ा रहा हूँ। 3-3 स्कूल मैंने गोद लिए हैं, उनको स्टेट ऑफ आर्ट बना रहा हूँ। उसमें स्मार्ट क्लासेस चल शुरू हो गई हैं, उसमें प्लानिटोरियम और उसमें सारी तरह की पढ़ाई शुरू करा दी है। बच्चों को प्राइमरी स्कूल में, जो हमारे स्कूल हैं वहाँ गरीबों के बच्चे आते हैं, किसानों के बच्चे आते हैं, दुकानदारों के बच्चे आते हैं। उनका अधिकार है बेस्ट एजुकेशन मिले। बेटियों के मेरे यहाँ 8 डिग्री कॉलेजेस हैं, सब में डिजिटल लाइब्रेरी लगवा रहा हूँ। 3 में लग गई हैं, 10-10 कंप्यूटर्स लगवा रहा हूँ, ताकि कोई भी उनको स्टडी मटेरियल चाहिए हो, वो स्टडी मटेरियल उनके लिए अवेलेबल हो। वृद्ध लोग जो हैं, जब मैं चुनाव प्रचार में था, राम मंदिर की मैं बात करता था, भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, 500 साल बाद हम लोगों की लड़ाई खत्म हुई है और राम मंदिर बन रहा है। वो कहते थे राम मंदिर हम देखेंगे कैसे, तो मैंने निःशुल्क राम रथ चलवाया है। उसमें हमारे हर गांव से हर महीने में 1 बार 2 बार 50 लोगों को राम रथ उनको ले जाता है, निःशुल्क दर्शन कराता है और लाके वापस गांव में छोड़ता है। तो बहुत प्रसन्न है लोग। अभी दिव्यांगों के लिए मैंने बहुत काम किया। 1000 दिव्यांगों को उनको जो उपकरण चाहिए थे मैंने CSR और सरकार के माध्यम से उनको उपलब्ध कराए। तो ये जनसेवा का कार्य है। जितने डिफरेंट कैंप्स लगवा रहा हूँ, गरीबों के जो सरकारी स्कीम्स के पेंशन कार्ड नहीं है या राशन कार्ड नहीं है या डिफरेंट जो उनकी सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही, उसको दिलवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो राजनीति बहुत ही सेटिस्फाइंग है। गरीबों के लिए, जनता के लिए कार्य करना बहुत सेटिस्फाइंग है। बिजली, पानी, सड़क कैसे इम्प्रूव हो, उसके लिए लगातार प्रयासरत रहता हूँ। बड़े प्रोजेक्ट्स कौन से मेरे क्षेत्र में आ सकते हैं, कई प्रोजेक्ट्स आ भी गए, कई के लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है। वकालत, चूँकि 23 वर्ष तक कानून की पढ़ाई करता रहा, कानून को इन्फोर्स करता रहा, तो वकालत तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। साथ में वकालत भी करता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस में आर्ग्यू करता हूँ और लगा हूँ। कुछ PILs भी 1 आध मैंने दाखिल कर रखी हैं कि लीगल एजुकेशन को कंपलसरी होना चाहिए, मेरा मानना है। स्पोर्ट्स को भी कंपलसरी होना चाहिए। तो अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ उसमें भी। सर, आने वाले दिनों में चुनाव हैं कई राज्यों में, भारत जोड़ो यात्रा भी निकली हुई है। आप बीजेपी में हैं, तो क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर होगा? पहले कांग्रेस ने भारत को तोड़ दिया, जातिवाद पे तोड़ दिया, तुष्टीकरण पे तोड़ दिया, सारे
जब उन पे पैरामीटर्स, जब अब भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, हास्यास्पद है भारत जोड़ो यात्रा। भारत अपने आप में अखंड राज्य है, जुड़ा देश है, सब जुड़े हुए हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा उनकी मानसिकता है, क्योंकि उन्हें मालूम है उन्होंने देश को टुकड़ों में तोड़ा है, राज्यों की लड़ाई करी है, लिंग्विस्टिक लड़ाई कराई है, जाति की लड़ाई कराई है, धर्म की लड़ाई कराई है, अपीजमेंट किया है। तो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में जनता को अपार विश्वास है। हमारे मोदी जी की, यशस्वी मोदी जी की सरकार दोबारा बनेगी और पिछली बार से ज़्यादा बहुमत से बनेगी। 2024 में आप देखिएगा, ये बात आज आप रिकॉर्ड कीजिएगा, पिछली बार हमारे जितने सीटें थी उससे ज़्यादा से सीटें आएंगी। भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं पड़ने वाला सर? नहीं नहीं, ये तो कांग्रेस का टाइम पास की यात्रा है, टाइम पास कर रहे हैं, करने के लिए कुछ नहीं है, तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या तस्वीर दिख रही है आपको? किस तरीके का, जिस तरीके का राजनीतिक माहौल है, जिस तरीके से आपका अर्थव्यवस्था है, क्या तस्वीर दिख रही है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, क्योंकि आप कई प्रोफेशन में रह चुके हैं, आने वाली चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस तरीके का एजुकेशन सेक्टर में काम होगा, किस तरीके से एनर्जी सेक्टर में काम होगा, किस तरीके से जो प्रोफेशनल जो लोग हैं वो कैसे काम करें। तो कैसा लग रहा है 10-15 साल बाद क्या तस्वीर नजर आएगी भारत की? देखिए, हिंदुस्तान एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व में स्थापित हो जा रहा है। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। इंग्लैंड को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। 2030 तक हम तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। आज हम विश्व की 5वीं ऐसी कंट्री हैं जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लगभग 6.5 लाख करोड़ पर ईयर आ रहा है। आज फॉरेक्स रिजर्व हमारा लगभग 50 लाख करोड़ है, विश्व में 5वें सबसे ज़्यादा नंबर पे है। इनोवेटर, हम लोग सबसे बड़े इनोवेटर क्लब उसके रूप में उभरते आ रहे हैं। इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी हो गई है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी हो गई है। विश्व की हर कंपनी हिंदुस्तान में आके इन्वेस्ट करना चाह रही है और बिजनेस करना चाह रही है। तो मुझे लगता है आने वाले 10 से 15 सालों में हिंदुस्तान एक सुपर पावर के रूप में, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में विश्व में स्थापित हो चुका होगा। लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी, वो तो आज तक जो है नोटबंदी को लेकर के ही कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वहीं से टूट गई। आज तक वो नोटबंदी को कई साल हो गए, लेकिन नोटबंदी का जो बातें हैं वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं, अभी भी उन्होंने याद दिलाया। आपको क्या लगता है नोटबंदी वाला जो फैसला था, क्योंकि आप ईडी में थे, उस समय क्या चांसेस थे? नोटबंदी का जो फैसला था कितना सही था, कितना गलत था? और आज भी अगर राहुल गांधी नोटबंदी को लेकर के ही हर जगह पे बीजेपी सरकार को या प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हैं, तो क्या है उसके पीछे, क्या था आखिर? क्या उनके पास बोलने को कुछ नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारे पास आ रहा है। फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास सबसे ज़्यादा है। हमारा जीडीपी, जीएनपी बढ़ता चला जा रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अच्छा कर रहे हैं। हमारे पास जितने ज़्यादा हमारे पास नई कंपनियां खुल रही हैं, जितना ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, वो वर्ल्ड में उसमें हमारी टॉप 10 में रैंकिंग्स हैं। वर्ल्ड में फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हम नंबर 2 हो चुके हैं। 50 कंट्रियों को हम फूड ग्रेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 75 कंट्रियों को हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हर चीज़ तो हमारी बढ़ के, अब उनको इकॉनमी की कितनी समझ है उस पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बट अब इसकी नोटबंदी के फ़ायदे हैं। अब हर चीज़ रिकॉर्ड पे है। अब आप देखिए आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई कि नहीं? पहले कहाँ रोज़ धमाके हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर से केरला तक रोज़ धमाके होते थे, रोज़ लोग मरते थे। क्या कहीं हो रहे हैं? अब हर चीज़ सरकार की नज़र में है। आतंकवाद पे नियंत्रण आया है, इससे नक्सलवाद पे नियंत्रण आया है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। इंटरनल सिक्योरिटी नोटबंदी के बाद से बहुत अच्छी हुई है। अर्थव्यवस्था लगातार इम्प्रूव होती जा रही है। जितना ज़्यादा अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की मजबूत हुई है, मुझे नहीं लगता इतनी पिछले 50 सालों में हुई होगी। बीजेपी की सरकार आने के बाद सबसे बड़ा आरोप है धर्मवाद बढ़ गया है, अगर देखा जाए तो, और खास करके तो यूपी में बताया गया है जब से योगी आदित्यनाथ जी सीएम है, तब से जो है हिंदू धर्म को लेकर के ही सारी चर्चाएं होती हैं। छोटी छोटी बातों पे जो है बवाल खड़ा किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जनता पार्टी तुष्टीकरण की, धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, जैसी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी करती थी। कांग्रेस पार्टी कहती थी राम तो काल्पनिक है, राम मंदिर की आवश्यकता क्या है, राम सेतु तो काल्पनिक है। एक स्यूडो सेकुलरिज्म की बात करते थे, अपीजमेंट करने में लगे रहते थे। शहबानो केस में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पलट दिया। ऐसे नहीं होता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा एजेंडा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उस पर आगे चलते हुए बहुत अच्छा भारत में निर्माण हो रहा है। धर्म और संस्कृति की रक्षा की जा रही है और आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये हर देश के लिए, जब तक संस्कृति मजबूत नहीं होगी, अपनी संस्कृति से हम जुड़ेंगे नहीं, ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, तब तक देश मजबूत नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सर, एक और बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, अगर हम देखें पंजाब
जहाँ पे आप पार्टी की सरकार इस समय है, ड्रग्स को लेकर के बहुत बातें आती हैं। अगर देखा जाए तो इस समय ड्रग्स की सप्लाई जो है पंजाब से शुरू होती है, पूरे देश के कोने में कई हजारों कुंटल जो है ड्रग्स अभी नष्ट की गई है गृह मंत्री के सामने। ड्रग्स कितना खतरनाक है, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ड्रग्स बहुत खतरनाक है, ड्रग्स बहुत खतरनाक है। और ड्रग्स के प्रति बहुत सीरियस होने की सबको बहुत आवश्यकता है। ये नशा ड्रग्स जो हैं बहुत ही ख़राब हैं। हमारे यहाँ युवकों का, युवाओं की सेहत इससे ख़राब हो रही है और हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है, हर तरह की समस्याएं ड्रग्स से भी आ रही हैं। और जो लाइफस्टाइल चेंज आ रहा है युवाओं में, स्पोर्ट्स के प्रति रुचि थोड़ी कम हुई है, ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, ठीक नहीं है। हम सबको इसके लिए बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। और ड्रग्स के खिलाफ तो मेरा मानना है कि कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, सारे राज्यों को मिलके करनी चाहिए। और पंजाब को तो बिल्कुल भी और ज़्यादा इनको एंटी ड्रग्स के लिए और फोर्सेस तैयार करनी चाहिए और स्क्वाड्स तैयार करने चाहिए और ज़्यादा कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमारे साथ राजेश्वर सिंह थे, जो लखनऊ के सरोजिनी नगर के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके पहले वो एक अधिकारी थे और वकालत भी करते हैं। अपने इन सभी प्रोफेशन में वो मस्ती से जीते हैं। और सबसे अहम बात उन्होंने जो बताई है कि जिस तरीके की जांच एजेंसियों के ऊपर आरोप लगते हैं कि ईडी, सीबीआई सरकार के लिए काम करती है, वैसा नहीं है। पहली सरकारों में जरूर ऐसा कुछ था, लेकिन इस सरकार में वो स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से काम करती है। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ कन्हैया शुक्ला, भारत 24, दिल्ली।